अपने वीडियो लेक्चर में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए बच्चों, ये जो टर्म है पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप पहले किस में मिलती थी? हमें ये टर्म हमें कहाँ मिलता था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलता था, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। क्लियर है? ये जो पार्टनरशिप है पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, बाद में इसको वहां से रिमूव कर दिया गया। तो पार्टनरशिप एक्ट में कौन से सेक्शन में मिलता था हमें पार्टनरशिप? सेक्शन 239 से लेकर के 266 तक के जितने भी सेक्शंस थे और उनमें जो प्रोविजंस थे वो किससे रिलेटेड हुआ करते थे? वो पार्टनरशिप से रिलेटेड हुआ करते थे। फिर बाद में इनको वहां से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया और हमें एक नया एक्ट इजाद करके दिया गया और उस एक्ट का नाम था द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है? तो अब ये जो एक्ट था ये कब इन्फोर्स हुआ? ठीक है, ये इन्फोर्स हुआ 1 अक्टूबर 1932 को। 1 अक्टूबर 1932 को ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ एक्सेप्ट द सेक्शन 69। एक्सेप्ट द सेक्शन 69, और सेक्शन 69 क्या था? विच डील्स इन नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? अब उस सेक्शन के अलावा पूरा एक्ट कब एप्लीकेबल था? 1 अक्टूबर 1932 को एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, अब ये सेक्शन जो 69 को उस समय रोक दिया गया था, उस समय उसको नहीं इन्फोर्स किया गया था, तो वो क्यों नहीं इन्फोर्स किया गया था? देखिए क्या था, गवर्नमेंट ने इनिशियल टाइम पर जब ये एक्ट आया था उस टाइम पर पब्लिक को 1 साल का टाइम दिया था। किस चीज का टाइम दिया था? टाइम दिया था रजिस्ट्रेशन कराने का। ये तो हमें और आपको सबको पता है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं होता है, टोटल ऑप्शनल है ये कि आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। क्लियर है? इसके बारे में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, इसके बारे में कहीं भी एक्ट में नहीं लिखा गया है। तो ये ऑप्शनल है, आप करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। लेकिन सेक्शन 69 ये डील कर रहा है कि जितने भी इम्पैक्ट्स होंगे किस पर? पार्टनरशिप फर्म पर। किस चीज के? नॉन रजिस्ट्रेशन के। अगर हम अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म पर, इसके बारे में हमें कौन बताता है? सेक्शन 69 बताता है। कौन बताता है? 69। तो क्या बता रहा है? द इम्पैक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इनिशियली 1 साल का टाइम दिया और बोला कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपनी अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1933 को ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन कह रहे हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who agree to share the profit of business carried on by all or any of acting for all। क्लियर है? अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अगर इसको पार्ट में तोड़ लें, डिवाइड कर लें इस डेफिनेशन को, तो क्या बता रही है ये डेफिनेशन? कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स क्या बता रहे हैं? देखिए पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? पर्सन्स के बीच में रिलेशन है। यानी कि यहाँ पर कितना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। जब यहाँ रिलेशन की बात हो रही है तो किस रिलेशन की बात हो रही है? बिजनेस रिलेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बिजनेस रिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन। कैसा रिलेशन? बिजनेस रिलेशन है। तो जब हम बिजनेस रिलेशन की बात करते हैं तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो पहला एलिमेंट क्या हो गया? देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर क्या होना चाहिए? एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है,
अब किनके बीच में, बिटवीन पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बिजनेस रिलेशन बनेगा, वो किनके बीच में बनेगा, दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में बनेगा। क्लियर है। अच्छा, अब ये यहां पर समझने वाली बच्चों बात ये है कि दो और दो से ज्यादा लोग होंगे, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए, 2 हो गए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप में कितने हो गए, 2 हो गए। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया है। ये कहाँ बताया गया है हमको, ये बताया गया है कंपनीज एक्ट, यानी कि पुराने वाले कंपनीज एक्ट में हमें क्या बताया गया था, नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं। अब उसमें भी थोड़ा सा डिवीजन है, यानी कि बैंकिंग बिजनेस है या नॉन बैंकिंग बिजनेस है, उसमें अलग अलग था। ठीक है। अब पहले 10 to 20 पर्सन्स मैक्सिमम हो सकते थे पार्टनरशिप फर्म में, और वो भी डिपेंड कर रहा था कि हमारा बिजनेस बैंकिंग है या फिर नॉन बैंकिंग है। ठीक है। सेक्शन 11 हमको ये बात बता रहा था, किसका, कंपनीज एक्ट का, 1956 का, जो पुरानी वाली कंपनीज एक्ट थी। अब नए वाले जो कंपनीज एक्ट आया है उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर जो पार्टनर्स के थे वो बढ़ा करके कितने हो गए हैं, 50 हो गए हैं। अब वो भी डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस बैंकिंग है या फिर नॉन बैंकिंग है। क्लियर है। तो यहाँ पर मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए, 2 पर्सन्स होने चाहिए, जो कि यानी कि हु एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस, यानी कि वो लोग किस पर एग्री होने चाहिए, बिजनेस करने को, यानी कि बिजनेस को कैरी ऑन करने पर वो एग्री होने चाहिए। क्लियर। अब इसमें बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है और क्या क्या इंक्लूड नहीं किया गया है। बिजनेस में कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी प्रोफेशन, उन सबको किसमें इंक्लूड किया गया है, बिजनेस में इंक्लूड किया गया है। यानी कि एनी काइंड ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, ये क्या होगा, बिजनेस होगा। लेकिन अदर देन, यानी कि अदर देन चैरिटेबल वर्क, एनी चैरिटेबल वर्क, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म चैरिटेबल पर्पस से काम करती है, किस पर्पस से, चैरिटेबल पर्पस से, तो वो बिजनेस में काउंट नहीं होगी। क्लियर है। तो तीसरा हमें समझ में आ गया, हु एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस, वो बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए एग्री हुए हूं। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, पार्टनर्स का, प्रॉफिट को शेयर करना। ठीक है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। अब लास्ट में क्या कह रहे हैं, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल, जो बिजनेस है वो सबके थ्रू कैरी ऑन होना चाहिए, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके थ्रू कैरी ऑन होना चाहिए, या फिर एनी ऑफ देम जो उनके बिहाफ पर काम कर रहा है, यानी कि सारे पार्टनर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट से वो बिजनेस करना चाहिए जो पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस वो कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये मैंने डेफिनेशंस में से ही निकाले हैं। आप अगर एलिमेंट्स को समझ लेंगे तो डेफिनेशन अपने आप ही याद हो जाएगी। मैं आपको हर बार यही बात बताती हूँ कि सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हमको डेफिनेशन में ही मिल जाते हैं। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।